हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। साथ ही साथ हम आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी हर चीज़ बताएंगे और इस वीडियो में आपको बेसिकली एग्जामिनेशन के बाद जो भी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है वो सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है, और अब आप लोग आंसर की वगैरह से अपना नंबर मैच करा रहे हैं, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बोला था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको कमेंट करिए और मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस को देख पाऊंगा उतना ही ज़्यादा मैं आपको क्लोज वैल्यू बता पाऊंगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो उसी के रिकॉर्डिंग अब चूंकि मुझे लगभग 250 से ज़्यादा आ चुके हैं कमेंट्स और उसमें सभी लोगों ने अपने कैटेगरी, अपना जेंडर, अपने मार्क्स लिखा है, उनको हॉस्टल चाहिए या एडमिशन चाहिए, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। तो हालांकि मैंने उनका जो रिप्लाई था वो तो है कर दिया, लेकिन अब जो ये वीडियो बता रहा हूँ उसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने तक आपका एडमिशन वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा देखिएगा। मैं आपको कभी ये नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियोस जो है वो आप पूरी देखिए, लेकिन इस बार मैं आपको ध्यान से बोलूँगा क्योंकि देखिए अब आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो ये आपके लिए हो सकता है कि आगे जा करके प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैंने आपको जल्दीबाजी में नहीं, पूरा सब कुछ सोच समझ करके कि आपको किन चीज़ों को जानना जरूरी है, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के बाद, वो सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास ज़रूरी है वो ये कि हमने एग्जामिनेशन तो दे दिया है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये होता है कि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कितनी सीट्स के लिए हम वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दी है कि कितना आपको किसमें सीट मिलेगा। गर्ल्स के लिए जो अलग से एमएमबी होता है वहाँ के लिए भी मैंने आपको इसमें पूरा सब कुछ बताया हुआ है। तो देखिए इसमें आपका नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं एफएमसी में, एफएमसी का देखिए, एफएमसी का मतलब होता है फैकल्टी इन मेन कैंपस। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों का होता है। ठीक है, मतलब इसमें कॉमन क्लास चलती है। और उसके बाद एक आपका है एमएमबी महिला महाविद्यालय, जिसमें आपका केवल फीमेल का एडमिशन होता है। यहाँ पर आपके पास 96 सीट्स होती हैं। ठीक है, यह आपका हो जाता है। अब उसके बाद आपके पास जो बेसिकली कैटेगरीज है में वो होती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एम्प्लॉय वार्ड, ईडब्ल्यूएस एंड पेड। देखिए पेड सीट बेसिकली एक कैटेगरी में नहीं आता है, इसमें ये जितने भी हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पावर, ईडब्ल्यूएस, ये सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसको मैंने अलग से इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उनमें से कुछ परसेंट ऑफ सीट्स जो होती हैं वो पेड सीट के लिए ही होती हैं, रिजर्व होती है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ परसेंटेज में। ओबीसी का आपको पता है कि 27% होता है, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, एम्प्लॉय वार्ड आपका होता है 15%, ईडब्ल्यूएस का होता है 10% और आपका पेड सीट होता है 15%। अब इसके बाद आपके जो फिजिकली चैलेंज वगैरह लोग होते हैं उन लोग के लिए भी आपका 3% होता है, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, तो बेसिकली वो उतना मेजर पार्ट नहीं, क्योंकि हर कोई जनरली मतलब फिजिकली डिसेबल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको क्या यहाँ पर मेन पार्ट बता रहा हूँ। अब देखिए अब इसमें अगर मैं आपको सीट वाइज बात करूँ तो जनरल के लिए आपके पास सीट बचती है 60, ओबीसी में 155, एससी में 86, 43,
86, 57, 86। उसके बाद एमएमई में आपका आता है इसके लिए 11, 26, 14, 7, 14, 10 और 14। ठीक है, ये आपका बेसिकली सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए इसी में से आपका 3% जो है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो 3% एक्स्ट्रा है फिजिकली वालों का वो कहाँ है, तो वो देखिए इसी में एडजस्ट ही होता है। जैसे आपका ये बेसिकली जनरल वालों की जो सीट होती है उसी में ये एडजस्ट होता है। अब आपके दिमाग में जो पहली चीज आ रही होगी कि जनरल के लिए तो सीट ऑलरेडी कम है, इसमें भी 3% और जाएगा। तो देखिए बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, अभी आगे बताऊंगा कि बीएचयू में जनरल का क्राइटेरिया और आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया अलग होता है। और जब भी इन जो आप भी आपका ओबीसी, एससी, एसटी, एम्प्लॉय वार्ड, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनसे जब भी आपकी सीट बचती है तो वो आपकी जनरल कैटेगरी में ही ऐड होती है। अब सवाल ये आता है कि इनमें से सीट्स कैसे बच जाएगी, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि बीएचयू में आप जो भी ये कैटेगरीज की बात करते हैं, इन कैटेगरीज में लाइक करने का क्राइटेरिया क्या होता है, जो कि स्पेशली बीएचयू ने अपने पोर्टल पर बताया हुआ है कि आप किस केस में आपको ओबीसी, एससी, एसटी, एम्प्लॉय वार्ड, ईडब्ल्यूएस का ये जो कोटा है ये कब दिया जाता है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन। तो देखिए एक में मैं आपको बताऊंगा मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है, मतलब कंबाइंड जो कि आपका एफएमसी में होता है एडमिशन। एक में आपको केवल फीमेल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपका एमएमबी में होता है। ये एफएमसी के माध्यम से मैं आपको मेल और फीमेल दोनों बताऊंगा, और एमएमबी जो होगा कि वो केवल फीमेल के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपका अगेन कैटेगरी जो रहेगा वो जनरल, ओबीसी, ये मैं इसको कॉलम बांट दे रहा हूं। देखिए जनरल वालों का मेल फीमेल के लिए कंबाइंड जो होता है वो जाता है लगभग अप्रॉक्स 181, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वालों के केस में 170, फिर 112, एससी के केस में, एसटी के केस में 70 के केस में 79, ईडब्ल्यूएस के केस में 170 और पेड के केस में भी आपका 170, ठीक है। 161, 139, अब ये मैं एमएमबी के लिए बता रहा हूँ केवल फीमेल्स के लिए, 88, 55, 79, 145, 155, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि डेटा इतना एग्जैक्ट कैसे है कि मैंने यहाँ पर 161 बता दिया, ये बता दिया, तो देखिए ये बेसिकली जितने भी पास्ट ईयर में काउंसलिंग्स हुई हैं, क्योंकि मुझे जो टाइम लगा है वीडियो बनाने में उसका रीज़न यही है कि जितने भी पास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई है मैंने बहुत से बच्चों से पूछा है कि क्या चीज़ थी, तो उनके हिसाब से जो भी चीज़ें उनको याद रही हैं अपने जानने में वो सारी उन्होंने शेयर की मेरे साथ। और मैंने कोशिश ये भी की है कि वहाँ पर, क्योंकि इस साल का आपको पता है कि कोविड-19 फैला हुआ है, तो उसका भी मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही, तो उसको भी मैंने ध्यान में रख करके ये जो भी आपका कट ऑफ बनाए वो बनाया। देखिए होता है क्या आपके पास कि जब भी आपको कॉल लेटर जाती है, ठीक है, तो बीएचयू जो कॉल लेटर भेजता है वो नंबर ऑफ सीट से लगभग 4 से 5 गुना लोगों को भेजता है। जैसे अगर यहाँ पर हम बोला जाए कि आपके पास लगभग 600 के आसपास सीट है, तो जो कॉल लेटर जाएगी वो लगभग 2400 लोगों को जाएगी। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो लगभग 2600 या 2700 लोगों के आसपास लोगों को कॉल लेटर जाता है, लेकिन सभी का एडमिशन नहीं होता है। कॉल लेटर तो जाता है लेकिन सभी का एडमिशन हुई जरूरी नहीं है। एडमिशन केवल मतलब कि मेरिट जहाँ तक डाउन आती है वहीं तक होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एडमिशन के लिए बता रहा हूँ। जो आपको कॉल लेटर होगी वो जनरल के केस में और नीचे जाती है, 181 में बोला हूँ आपको, और डाउन में जाएगी वो कॉल लेटर, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वो मेरिट पहले ही रुक जाती है, ठीक है।
तो मैं आपको बेसिकली वही बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अगर इतने मार्क्स हैं मेरे, मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो तो समझ में आ गया होगा। पेड केस देखिए आपका तब आता है क्योंकि बीएचयू की जो काउंसलिंग चलती है, ठीक है, वो लगभग 4 दिन की चलती है। तो अभी मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल कि क्या कैसे होता है। तो होता क्या है कि पहले आपका रेगुलर फी सीट जो होता है उस पर होता है अलॉटमेंट, और फिर जो लास्ट डे होता है उस काउंसलिंग का उसमें आपको पेड सीट पर अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास एडमिशन के लिए। अब आप लोग की बहुत ज़्यादा क्वायरीज आती है कि सर एडमिशन प्लस हॉस्टल के लिए क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया है ये एडमिशन के लिए बताया है। हॉस्टल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितने लगभग मार्क्स चाहिए होते हैं। देखिए ये जो बेसिकली मैं एफएमसी में आपको बता रहा हूँ, देखिए फीमेल्स के लिए मैंने जहाँ तक मालूम किया है तो फीमेल्स में लगभग सभी को हॉस्टल अलॉट हो जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ था उनसे मैंने पूछा है तो लगभग सारे फीमेल्स को हॉस्टल जो होता है वो अलॉट हो जाता है। फ़र्क इतना होता है कि देखिए जो भी टॉप रैंकर्स होती है गर्ल्स में उनको आपके जो जहाँ पे पढ़ाया जाता है एलटीसी में उसके जस्ट थोड़ी से ही पास में आपको एक हॉस्टल है, मैं उसका नाम तो नहीं बोलूँगा, वहाँ पर आपको हो जाता है अलॉटमेंट। और जो लड़कियाँ बचती हैं जिनको कि मतलब ज़्यादा उनके अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं उनको फिर बाद में बीएचयू के ही बगल में एक हॉस्टल है अलग से जो कि केवल वुमेन्स के लिए है, उनको वहाँ पर सीटें अलॉट होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली लगभग सारे गर्ल्स को ही जिनकी डिमांड होती है हॉस्टल लेने की, लगभग सभी को हॉस्टल ऑलमोस्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू आपका रख देता हूँ कि आपका जनरल के केस में अगर आपके 210 से प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, ओबीसी के केस में 200 प्लस, एससी के केस में 170 प्लस, एसटी के केस में 135 प्लस। एम्प्लॉय वार्ड वालों को हॉस्टल मिलता ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनका वहीं पर रेसिडेंस होता है। उसके बाद आपका बच जाता है ईडब्ल्यूएस में अगेन वही 210 प्लस। और पेड सीट वालों को देखिए मैं ऑनेस्टली बता दूं इसमें कुछ मैं छुपाने वाली बात नहीं है। पेड सीट वालों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है, मतलब कि अगर आपकी काउंसलिंग हो चुकी है तो भी आपको हॉस्टल मतलब एडमिशन तो हो जाएगा आपका पर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात श्योर है और बहुत सालों से ये चीज़ देखी जा रही है। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा भी जिन लोगों का पेड सीट पर एडमिशन हुआ है उनको हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं अलॉट होता है, सेकेंड ईयर में भले हो जाए, फर्स्ट ईयर में उनको अलॉट नहीं होता है, ठीक है। तो जिन भी लोगों का पेड सीट पर होगा एडमिशन वो हॉस्टल के बारे में नहीं वो करेंगे कि आपको हॉस्टल कब अलॉट होगा। बहुत ही मतलब ना के बराबर मैंने जिन भी लोगों से पूछा उन लोगों को तो अलॉट नहीं हुआ पेड सीट पर, ठीक है। अब आपको जो मैंने ये इंडेक्स बताए हैं 210 प्लस, 200 प्लस, 170, 135 प्लस, ये देखिए हॉस्टल अलॉटमेंट का जो इंडेक्स होता है, नंबर्स होते हैं, ये हर साल वेरी करते हैं। ये डिपेंड ये करता है कि किस लोकेशन से ज़्यादा बच्चों का हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस साल की अगर हम बात करें, इस साल जो कंडीशन अभी चल रही है कोविड-19 की, तो बहुत ही कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा दूर के बच्चे यहाँ पर आएंगे, काउंसलिंग कराएंगे और एडमिशन लेंगे। तो ज़्यादातर आपके जो लोकल बच्चे होंगे हो सकता है कि वही आपका यहाँ पर एडमिशन ले लें। तो उस केस में क्या होगा कि हॉस्टल खाली रह जाता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि देखिए आपको हॉस्टल अलॉटमेंट कई फेजेस में होता है। पहला कि जब आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, जब आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाता है काउंसलिंग के टाइम, उस टाइम होता है आपसे पूछा जाता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं, तो आपको वहाँ बताना होता है। तो आपको पहला तो ये होता है कि हाँ जब आप काउंसलिंग करा रहे हो तो काउंसलिंग में आपको एडमिशन के साथ हॉस्टल भी अलॉट हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपका एडमिशन तो हो गया, ठीक है, रेगुलर सीट पर नॉर्मल, लेकिन आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो हायर मेरिट वाले बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग करा लेते हैं, उनका हो जाता है,
वो एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं कॉलेज। अगर उनको कुछ भी अच्छा कॉलेज मिल गया, कोई ऐसी चीज़ मिल गई तो वो छोड़ देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी हॉस्टल की सीट खाली हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कि आपका सीट यहाँ पर है, इसमें भी आपकी सीट्स खाली हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि आपका जो इंडेक्स होता है वो थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। और आपको जो भी इंडेक्स कम वाले होते हैं, फिर उनका एडमिशन का चांस होता है और हॉस्टल के लिए आपकी सीट वैकेंट हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि एडमिशन हो जाने के बाद अगर आपने हॉस्टल एलोकेशन के लिए अलाउ किया हुआ है कि हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए, तो कई सारी लिस्ट आती हैं। आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि आपको 1 महीने 2 महीने के लिए पीजी लेना हो रहने के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। लेकिन आपको कुछ समय बाद जो होता है, अगर आपका इंडेक्स अच्छा है तो कुछ समय बाद लिस्ट आती रहती है, 3-4 लिस्ट आती है, ठीक है। उसमें लगभग आपका अगर इंडेक्स अच्छा है तो आपको बेसिकली हॉस्टल जो होता है वो अलॉट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो उसकी इंडेक्स होती है वो थोड़ी डाउन होती है। अब हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एडमिशन के लिए कट ऑफ, हॉस्टल के लिए कट ऑफ, कितनी लगभग सीट्स हैं तो कितना हमारा चीज़ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हॉस्टल कैसे अलॉट होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बाहर से आएंगे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप काउंसलिंग प्रोसीजर को पूरा जान लें, क्योंकि आप बाहर से आएंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप ये जो पार्ट है इसको तो बेसिकली मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक नेसेसरी डिटेल बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर के आनी है, किन तैयारियों के साथ आप यहाँ पर आएंगे ताकि आपका जो एडमिशन का चांस है वो ना छूट जाए, ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको ये बता देते हैं कि जैसा कि मैंने अभी बोला था कि बीएचयू में कैटेगरी का क्लासिफिकेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें होता क्या है कि जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक कैंडिडेट है जो कि ओबीसी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि उसके पास मार्क्स आ जाते हैं 260, और कोई जनरल है कैंडिडेट, ठीक है, जनरल कैटेगरी का, उसके 210 मार्क्स हैं। तो अब इस केस में आपका क्या होता है कि ये जो ओबीसी वाला होता है कैंडिडेट, अगर ये जनरल कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, 50% मार्क्स, एज में जो भी चीज़ें दी जाती हैं, मतलब आपको ये मान लिया जाता है कि अगर आपका ये ओबीसी वाला कैंडिडेट ओबीसी ना होकर के जनरल होता, ठीक है, और अगर फिर भी वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए और एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके हायर मार्क्स होने की वजह से इस ओबीसी वाले को जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर ये एज में जो इसकी एज है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं, चूँकि जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो 22 साल है, तो अगर उसकी एज 22 साल से कम है, ठीक है, मिनिमम जो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी उसका पार है अगर, तो उस केस में क्या होता है कि आपका चाहे वो कैंडिडेट किसी भी से बिलोंग कर रहा है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका एससी हो, एसटी हो, जनरल ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन अगर ऐसा केस है कि अगर वो जनरल होता तो भी उसका एडमिशन हो जाता, तो उस कंडीशन में आपको रिजर्व जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट होता है उसको एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि देखिए, जब जनरल के केस में आपको ये इसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो अब जो सीटें कैटेगरी वाइज बच जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नियम है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो देखिए नियम पहले तो कुछ और था, थोड़ा सा जो उसमें चेंजेस हुए वो ये हुए हैं कि आपका किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो जनरल ओबीसी को एक साथ रखा गया है और ईडब्ल्यूएस को, और एससी एसटी को एक साथ रखा गया है। तो अगर जनरल कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए कि कोई भी जो टॉपर है, ठीक है, उसका अगर 300 मार्क्स है, तो इस टॉपर के मार्क्स के 35%, मतलब कि अगर हम बात करें तो हम अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा इसका 35%, 105 के आसपास, ठीक है। 105 नंबर से कम के किसी भी जनरल को कॉल लेटर ही नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। मतलब कि 35% किसी भी कैटेगरी में जो टॉपर है उसके मार्क्स का 35% इन द केस ऑफ जनरल एंड ओबीसी के केस में, अगर 35% से कम मार्क्स है किसी भी कैंडिडेट का तो उसको कॉल लेटर ही नहीं भेजी जाएगी, वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। और ओबीसी, ये आपका जनरल और ओबीसी के केस में है। आपका एससी और एसटी के केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें का जो कैटेगरी का टॉपर है
ठीक है, अगर उसके मान लीजिए कि 200 मार्क्स आए, ठीक है, तो अब इसका क्या होता है कि 25% का क्राइटेरिया होता है, तो 25% का मतलब आपके पास 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो 50 मार्क्स से बिलो वालों का एडमिशन का कोई चांस नहीं होता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया बीएचयू ने लॉन्च कर दिया है कि आपका जो भी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उसमें जनरल ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 25% मिनिमम, जो टॉपर है उसके मार्क्स का 25% मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो उसको कॉल लेटर मिल जाएगी। ये क्राइटेरिया आपका डाल दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब अगर काउंसलिंग प्रोसेस की हम बात करें तो देखिए काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है आपका बेसिकली वो आपका 4 डे का होता है, ठीक है। 4 डेज आपकी काउंसलिंग चलती है। 4 डेज में होता क्या है कि पहले दिन आपके जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, ठीक है, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड, इन लोगों का एडमिशन लिया जाता है, ठीक है, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे से जितने भी जनरल होते हैं आपके, ठीक है, उनका होता है काउंसलिंग। डे 1 में आपका ये होता है। सेकेंड डे में जितने भी जनरल होते हैं, देखिए जनरल के साथ साथ इसमें एसटी, एससी, ओबीसी का भी होता है, ठीक है, लेकिन उनको एज अ मतलब कि जो कट ऑफ रैंक जाती है वो लगभग दोनों की सेम रहती है, या कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो सेम मार्क्स तक ही काउंसलिंग होती है, ठीक है। उसमें मतलब उनको एज अ जनरल कैंडिडेट ही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एम्प्लॉय, ठीक है। इनके लिए आपका डे 3 की काउंसलिंग होती है और ये सारी की सारी रेगुलर सीट पर होती है। और लास्ट डे आपका होता है ऑल कैटेगरीज, ये आपका डे 4 होता है। इसमें आपका पेड सीट की काउंसलिंग होती है। अब बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर पेड सीट क्या होता है, तो वहां पर पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको पेड सीट के बारे में पूरा लिख करके टाइप करूं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि रेगुलर और पेड सीट में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये जानना जरूरी है कि बेसिकली आपको ये 3 डेज में इस टाइप की काउंसलिंग होती है, चौथे डेज में आपकी ये काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको होते हैं चाहिए काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है आधार। आधार किसका? आपका खुद का, स्टूडेंट का एंड पेरेंट। कोशिश ये किया करिए कि माता पिता दोनों लोग का ले लें। अगर दोनों में से किसी एक का नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास किसी एक का आधार कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसका जेरॉक्स भी होना चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास इसकी ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स। जेरॉक्स का मतलब फोटो स्टेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास जो चीज होना चाहिए ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में आप जाते हो साइन करवाते हो वो होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा खो गया है, हम क्या करेंगे? तो देखिए उस केस में क्या होता है कि आपको वहां पर एक अथॉरिटी होती है जहां से आपको जा करके अपना एडमिट कार्ड दोबारा आपको एक प्रिंट वो निकलवा करके वापस से ऑनलाइन आपको जा करके वहां पर साइन होता है करवाना। तो वो आपका चेक करते हैं कि जो लिस्ट होती है जहां पर आपने साइन किया होता है जो कि इन्विजिलेटर के पास से आती है उससे मैच कराते हैं कि आप एक्चुअल में आए थे कि नहीं आए थे। जब उससे मैच हो जाता है तो वो आपका जो एडमिट कार्ड न्यू वाला होता है उस पर भी साइन कर देते हैं। ट्राई ये करिए कि आपका एडमिट कार्ड खोना है, लेकिन अगर खो जाता है तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको वहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान ये देंगे कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है एग्जामिनेशन टाइम का वो न खोए, ठीक है। आपको उसको ध्यान से रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना होता है 10th प्लस 12th की मार्कशीट। अब जिन बच्चों की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं होती है वो इंटरनेट की कॉपी भी दिखा सकते हैं, हालांकि इस बार तो ऐसा नहीं होगा, मार्कशीट लगभग सभी के आगे रहेगी।
लेकिन अगर नहीं भी होगा तो चूंकि कोविड-19 है तो इस बार जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसको ये बात वो समझेगी और आपका जो ऑनलाइन वाला मार्कशीट होगा उसको वो अलाउ करेगी। ठीक है, तो 10th और 12th की मार्कशीट आपको ले जानी होगी। उसके साथ आपको लेके जाना होता है, अगर आप भरे हो तो ठीक है, नहीं तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको लेके जाना होता है और लेके जाना होता है कॉल लेटर। ठीक है, देखिए ये बेसिकली जो चीजें हैं इसमें आपका ये तो एक ऑप्शनल है। ठीक है, बाकी आपकी ये जो चीजें हैं ये मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये भी आपका मैंडेटरी और ये भी मैंडेटरी, मतलब ये सारी चीजें आपको जरूर लेकर के जानी है अपने साथ काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद आपका जो टीसी वगैरह होता है, माइग्रेशन होता है, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है बाद में। ठीक है, बेसिकली आपको ये सारी चीजें ओरिजिनल प्लस एज वेल एज जीरोक्स में आपको रखनी जरूरी होती है, और प्लस आपको अपनी कुछ फोटोज भी रख लेंगे, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपनी कुछ फोटोज भी रख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। अब काउंसलिंग प्रोसेस के बाद सबसे अहम चीज आती है, जो कि अक्सर लोग, आपको हो सकता है कि बहुत से वीडियो में ना देखने को मिला, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आप करेंगे क्या करेंगे। आपका जब काउंसलिंग हो गया तो काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए काउंसलिंग प्रोसेस कब आपका हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका अलॉटमेंट कब होता है। देखिए अगर आपकी इंडेक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको पूरा पूरा चांस ये रहता है कि पहले दिन आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले दिन अलॉट नहीं होता तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 10 डेज का अलॉटमेंट प्रोसेस चलता है। ठीक है, मतलब 10 दिन का कोर्स आपका अलॉटमेंट होता रहता है, अलग अलग जो भी आपके मतलब में इंडेक्स होते हैं उनके बेसिस पे, जैसे जैसे वो कम होते जाता है। तो आपका 10 डेज का अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, उसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि जिस भी दिन आप काउंसलिंग कराएंगे उसके शाम से ही आप अपने पोर्टल पर कोर्स एलोकेशन करके, आपको एक बॉक्स दिखेगा कोर्स एलोकेशन, कोर्स एलोकेशन, और जो लोग हॉस्टल भरे होंगे उनको हॉस्टल एलोकेशन। देखिए कोर्स एलोकेशन बेसिकली आपको जो मिलता है वो आपके प्रायोरिटी के आधार पर मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो होता है उसमें आपके पास बेसिकली, अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो 6 कॉम्बिनेशन होते हैं लगभग आपके पास, और हर एक 6 कॉम्बिनेशन में हर एक सब्जेक्ट में ऑनर्स होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो घर से ही भर के जाना होता है। वहाँ पर भी हालांकि काउंसलिंग में भी आपको दोबारा वो पूछेंगे, तो आप अगर घर से ही पहले आपको जो चीज़ें हैं वो अगर क्लियर रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा, आपको वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा बताने में। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद आपका कोर्स एलोकेशन और आपको हॉस्टल एलोकेशन, जिन लोगों ने हॉस्टल के लिए भी अप्लाई किया है वो ये दोनों खोल करके देखेंगे, और ध्यान ये देंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका 5 जुलाई को काउंसलिंग होता है, ठीक है, तो 5 जुलाई की मिडनाइट से, ठीक है, 5 जुलाई की मिडनाइट या मैं कह लूँ इवनिंग से, ठीक है, इवनिंग से ही आप अपना पोर्टल जो है वो खोल करके चेक करेंगे। देखिए मैसेज का भी वहाँ पर ये होता है कि मैसेज आता है, लेकिन बहुत दफ़ा कभी क्या होता है कि ऑपरेटर प्रॉब्लम की वजह से मैसेज नहीं आता है, तो आप रिस्क नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे कि अपना जो काउंसलिंग पोर्टल है उसको जा करके अपना अपना जो आपको ईमेल आईडी दी गई होगी, लॉगिन जो भी आपने डाला होगा उसको डाल करके आप चेक करेंगे कि आपको कोर्स एलोकेट हुआ है कि नहीं। और ऐसा आपको तब तक है करना जब तक आपको ये नहीं दिख जाता है कि आपको कोर्स एलोकेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, बेसिकली 10 डेज के अंदर जिन लोगों को भी अलॉट होना होता है 10 दिन के अंदर अंदर अलॉट हो जाता है। बहुत रेयर केस में बहुत लंबा जाता है, नहीं तो 10 दिन के अंदर जिन लोग को अलॉट होना होता है उन लोग को कोर्स अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको डेली चेक करना है, शाम में भी सुबह में, मतलब मैं ये कहूँगा कि आप फ्रिक्वेंटली चेक कर लिया करो। ऐसे आपकी आज मान लीजिए कि 5 जुलाई है, दोपहर में आपकी काउंसलिंग हुई, तो 5 जुलाई के बाद से आप लगभग हर 2 घंटे पर 3 घंटे पर एक बार खोल करके अपना पोर्टल चेक कर लिया करो कि आपको कोर्स एलोकेट हुआ है कि नहीं। उसका रीज़न देखिए ये है कि जैसे मान लीजिए कि 5 जुलाई को आपने आपको काउंसलिंग हुई आपकी, और 5 जुलाई को इवनिंग में आपको कोर्स अलॉट हो गया, तो आपको 6 जुलाई 6 PM तक का टाइम मिलता है फीस पे करने का।
शाम के 6 बजे तक आपको टाइम मिलता है फीस पे करने का। अगर आप शाम को 6 बजे तक फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि आपको अगले दिन शाम 6 बजे तक, एनी हाउ बहुत दफ़ा 4 बजे भी होता है, वैसे जनरली 6 बजे होता है, तो आपको शाम 6 बजे तक फीस पे करना होता है। वहाँ पे आपका डेडलाइन की टाइमिंग लिखी रहती है कि कितने बजे तक या किस डेट तक आपको फीस पे कर देनी है, ठीक है। जनरली 24 घंटे का ही आपको टाइम मिलता है, तो आपको फीस पे करनी होती है। फीस पेमेंट मोड जो होता है वो 2 होता है, एक ऑनलाइन होता है, दूसरा होता है ऑफलाइन इन BHU, ऑफलाइन इन BHU कैंपस, ठीक है। BHU कैंपस में जब आप आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ऑफलाइन BHU कैंपस में काउंटर लगाए जाते हैं बैंक्स के, जिन भी बैंक से आपका उनका पार्टनरशिप होता है, जनरली HDFC बैंक से होता है, तो आपका उन बैंक्स के काउंटर पर आकर के आपको ऑफलाइन पे करना होता है, या तो आप उसमें ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेगुलर फी सीट और पेड सीट क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रेगुलर और फी सीट जानने से पहले हम उसके कोर्स कॉम्बिनेशन जान जाते हैं। तो हमारे पास देखिए कोर्स कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है PMC फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, PMG फिजिक्स मैथ्स एंड जियोलॉजी, PMGR फिजिक्स मैथ्स एंड जियोग्राफी, PMS फिजिक्स मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, PMK फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, और SMK, ठीक है। तो जनरली जितने भी अच्छे मेरिट वाले बच्चे होते हैं, जिनका इंडेक्स अच्छा होता है, वो SMK चूज करते हैं, ठीक है। और बाकी आपका PMC में सीट्स ज़्यादा होती हैं, SMK में सीट्स कम होती हैं। और बेसिकली कितनी सीट वाली होती हैं इसका मैंने आपको एक पहले वीडियो दे दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स होती हैं, ठीक है, किस कोर्स में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप देखिए कोर्स कॉम्बिनेशन में अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर में आपकी अप्रॉक्स जो फीस होती है सभी कॉम्बिनेशन की वो होती है 3,000 रुपये, ठीक है। सभी कॉम्बिनेशन, चाहे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सभी कॉम्बिनेशन में आपकी फीस 3,000 होती है। एडमिशन रेगुलर, ठीक है। हॉस्टल की जो फीस होती है वो होती है लगभग 2,500 रुपये। उससे बहुत सी फीस जो होती है वो रिफंडेबल भी होती है, आपको वापस मिल जाती है 1 ईयर या लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। अब उसके बाद ये तो हो गया रेगुलर। अब पेड की अगर हम बात कर लें तो देखिए, अगर आपके पास PMC, PMG, PMGR, PMS ये सारे ऑप्शन, ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका इन सारे ग्रुप्स के लिए ₹30,000 पर एनम, मतलब कि 30,000 रुपये सालाना आपको पे करना होता है। और ये जो पे करना होता है पेड सीट वालों को, उनके लिए भी डेडलाइन वही होती है कि नेक्स्ट डे आपको शाम 6 बजे तक या शाम 4 बजे तक आपको ये फीस प्लस आपको जो रेगुलर फीस है वो पे करनी होती है। ये जो आपको पर एनम पे करना होता है ये एक्स्ट्रा पे करना होता है रेगुलर फीस के बाद, ठीक है। और अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन आते हैं PMK या SMK तो उस केस में आपको ₹45,000 पर एनम ये आपको पे करना होता है। ये भी आपका सेम रहता है नेक्स्ट डे शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर तैयारी से रहेंगे। जब भी आपको कोर्स अलॉट होगा नेक्स्ट डे आपको शाम 6 बजे तक का ही टाइम मिलेगा, तो इसलिए आप अपना पोर्टल चेक करते रहेंगे ताकि आपको टाइम से पहले ही मालूम पड़ जाए कि हाँ मुझे इतनी फीस पे करनी है। ऐसा ना हो कि आपने पोर्टल नहीं चेक किया, शाम को 3 बजे खोल रहे, मालूम पड़ा कि 4 बजे तक आपकी है डेडलाइन और आपको ये बड़ी अमाउंट पे करनी है, तब फिर उस केस में हो सकता है कि आपका एडमिशन छूट जाए, ठीक है। तो आप ध्यान ये देंगे कि हमेशा 1-2 घंटे पर अपना पोर्टल खोल करके, 5 मिनट लगेगा, आप उसको खोल करके चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स एलोकेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लगभग आपको एडमिशन कंफर्मेशन से लेकर के मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कितना कट ऑफ जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस में क्या करना होता है, फीस कब पे करनी होती है, रेगुलर फी सीट क्या होता है, पेड सीट क्या होता है, हॉस्टल
कितने मार्क्स पे अलॉट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।